नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री का काले धन के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। तेरेजा मे से मुलाकात में विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अपील। G20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने पर चर्चा। दार्जिलिंग में आगजनी के बाद सेना तैनात। प्रदर्शनकारी की मौत के बाद हिंसा बंद खत्म करने की मुख्यमंत्री की अपील। पुडुचेरी में कांग्रेस समेत कई दलों का बंद। उपराज्यपाल के तौर तरीकों का विरोध। किरण बेदी ने कहा, संविधान के मुताबिक ये फैसले। मीसा भारती के 3 फार्म हाउस पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। पति शैलेश कुमार से भी पूछताछ। पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में पति पत्नी की मौत। 3 बच्चों समेत कई घायल। भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान से जताया कड़ा विरोध। G20 शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर हमला जारी रखा। उन्होंने दुनिया के प्रमुख देशों के नेताओं को इस पर संयुक्त रणनीति बनाकर हमला करने की अपील की। उन्होंने G20 नेताओं को आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के अधिकारियों के भ्रमण पर भी रोक लगाने की बात कही है। G20 शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि काला धन रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी देशों को काले धन से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयास करना होगा ताकि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। Suggested the title Hamburg G20 statement on countering terrorism, which the presidency accepted. So that was then actually yesterday issued as a statement. This is really a path-breaking statement, among other things, which I will let you look into. Through the statement, the G20 leaders have vowed to eliminate terrorist safe havens all around the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भी हमला जारी रखा। इस मामले में उन्होंने यूरोप में आतंकवादियों की पहुंच का मामला उठाया। I think also Prime Minister Modi has brought added a lot of weight to G20 deliberations on anti-corruption and black money, illicit wealth, illicit financial flows. Besides that, there has been focus on Africa, development of Africa, African continent as the new frontier of development. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दृढ़ता से रखा। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में कोई ढिलाई नहीं आने देगा। उन्होंने दुनिया के देशों से भारत के सोलर अलायंस में शामिल होने की अपील की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। G20 बैठक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेजा मे की मुलाकात में विजय माल्या का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन से अपील की कि आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण में वो सहयोग करें। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या पर ब्रिटेन में पहले से न्यायिक मुकदमा चल रहा है। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर भागने का आरोप है। ईडी ने माल्या के खिलाफ नोटिस भी जारी कर रखा है। G20 की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे अहम रहा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। मेजबान जर्मनी ने इस पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले दिनों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस पर सभी मुल्कों को साथ मिलकर काम करने की दरकार है। जर्मनी के हैम्बर्ग में जलवायु परिवर्तन के खतरों को सभी देशों ने अहम माना। पेरिस समझौते से बाहर निकलने के ऐलान के बावजूद अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि वो इस पर बाकी मुल्कों को सहयोग करता रहेगा। रूस और फ्रांस के बीच पेरिस समझौते को लेकर गंभीर बातचीत हुई। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नेताओं से मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेजा मे के बीच संक्षिप्त मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया, इटली और नॉर्वे के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन के मुलाकात में सीरिया का मुद्दा भी उठा।
Формированием удар значительно нанесен за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे की मुलाकात में ब्रेक्जिट के नए हालात में व्यापार पर बातचीत हुई। ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार से जुड़ी बातचीत की। G20 की बैठक के दौरान विश्व बैंक ने महिलाओं पर केंद्रित एक अलग बैठक की, जिसमें दुनिया की कई नामचीन हस्ती शरीक हुईं। लगातार दूसरे दिन भी G20 के विरोध में प्रदर्शन जारी रहा। हैम्बर्ग शहर में जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाले। पुलिस के मुताबिक G20 सम्मेलन के इतिहास में विरोध का ये सबसे हिंसक रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मीसा भारती और उनके पति के यहाँ छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हुई है। ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार से पूछताछ भी की है। छापे को लेकर आरजेडी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने शनिवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के 3 फार्म हाउस पर छापा मारा। ये फार्म हाउस मीसा और उनके पति के हैं। आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है। तो ये पॉलिटिकल अपोजिशन से लड़ने की अगर ये नई विधा भाजपा और संघ ने विकसित कर ली है, तो मैं समझता हूं आज हम थोड़े परेशान जरूर हुए, लेकिन कल इसकी जद में सब आएंगे। कोई पत्रकार जो असहमति का स्वर बोलेगा, उसके यहाँ रेड होगी, मेरे ऊपर रेड होगी। ईडी ने ये कार्रवाई सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की। इन दोनों पर फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। दोनों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी का कहना है कि जैन बंधुओं की एक कंपनी मेसर्स मिशेल प्रिंटर्स एंड पैकर्स भी है। आरोप है कि पूर्व में मीसा और उनके पति इसमें निदेशक रह चुके हैं। बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को खारिज किया है। जो जेल में बंद सुरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन, उसने क्यों आपकी कंपनी का के 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में खरीद लिया, और जमीन खरीदने के बाद फिर 100 रुपए का शेयर आपको 10 रुपए में बेच दिया? इन बातों का जवाब तो उनके पास है नहीं, इसका तो जवाब दे नहीं सकते हैं। बेनामी भूमि सौदों के मामले में भी आयकर विभाग ने मीसा भारती को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो अब तक पेश नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस मजबूती के साथ जहां लालू यादव के साथ खड़ी दिख रही है, तो जेडीयू मौन है और बीजेपी आरजेडी के साथ साथ अब जेडीयू से भी सवाल कर रही है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कुचलने का आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। सीबीआई की कार्रवाई के बाद पार्टी नेता उनसे मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव नाबालिग थे जब जिस समय ये घटना हुई, उस समय नाबालिग थे, उनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है जानबूझ करके। वैसी ताकतें जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनके खिलाफ एक्ट किया जा रहा है। आरजेडी ने भी आरोप लगाया कि अगस्त में होने वाली रैली को बीजेपी नाकाम करना चाहती है। पार्टी ने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव के परिवार और राजद परिवार को डिमोरलाइज करने के लिए कभी आईटी, कभी ईडी, कभी सीबीआई, न लालू प्रसाद यादव घबराने वाले हैं, न राष्ट्रीय जनता दल घबराने वाले हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी जेडीयू की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। तो आज राज्य के उप मुख्यमंत्री के ऊपर केवल आरोप नहीं लगा है, बल्कि उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो नीतीश जी को जेडीयू को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए और पक्ष या विपक्ष में कहीं खड़ा होना चाहिए, या तो डिफेंड करें या फिर कार्रवाई करें। जेडीयू का कहना है कि उन्हें बीजेपी की सलाह की जरूरत नहीं है। वो अपनी नाकी सलाह अपने पास ही रखें। वो कौन होते हैं 3 में कि 13 में? सीबीआई ने शुक्रवार को लालू यादव और उनके परिजनों से जुड़े 12 ठिकानों पर छापा मारा था। ये कार्रवाई लालू यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी के होटलों को लीज पर देने से जुड़ा है। लालू यादव इसे बदले की कार्रवाई बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल किरण बेदी के कामकाज के तरीकों के विरोध में कई पार्टियों ने आज पौंडीचेरी बंद रखा। सत्ताधारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर किरण बेदी का विरोध किया। कांग्रेस के अलावा डीएमके, वीसीके और वाम दल भी बंद के समर्थन में दिखे। दिन भर के बंद के चलते पुडुचेरी की ज़्यादातर दुकानें बंद थीं और यातायात पर भी इसका असर दिखा। निजी स्कूल भी बंद रहे। कांग्रेस 3 मनोनीत विधायकों को शपथ दिलाने का विरोध कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री
नारायणसामी ने सीधा आरोप लगाया कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से पूछे बिना ही किरण बेदी ने इन विधायकों को शपथ दिलाई, जो लोकतांत्रिक और चुनी गई सरकार का अपमान है। वहीं किरण बेदी ने कहा कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति कर रही हैं। The current leadership, the current political leadership is accountable for it. Because without their support, they can't have these. And if they had a grievance, they could come to me. If they needed a clarification, I could have explained it to them. Why don't they come to me? कांग्रेस ने जीएसटी की एक बार फिर आलोचना की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसे गुड बाय सिंपल टैक्स करार दिया। उन्होंने कहा कि कर प्रणाली के आने से छोटे व्यापारी बुरी तरह परेशान हैं। कांग्रेस ने फिर से कहा कि सरकार का जीएसटी कानून खामियों से भरा हुआ है। पी चिदम्बरम के बाद कपिल सिब्बल ने भी इस प्रणाली को जीएसटी की परिकल्पना के साथ मजाक करार दिया। मकसद तो ये था और हम यही चाहते थे, हमारी यूपी सरकार भी यही चाहती थी कि वे एक सिंपल टैक्स होना चाहिए। यहां तो गुड फॉर गवर्नमेंट एंड बैड फॉर द सिंपल मैन। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। मैंने फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? जम्मू कश्मीर में आज पाकिस्तान की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग सुबह शुरू हुई और कई घंटे तक चलती रही। भारतीय जवानों ने हालांकि इसका पुरजोर जवाब भी दिया। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने इस पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। पूंछ जिले में शनिवार को पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग की और गोले बरसाए। नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने छोटे और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें प्रादेशिक सेना के सिपाही मोहम्मद शौकत और उनकी पत्नी की मौत हो गई। मोहम्मद शौकत छुट्टी पर घर आए थे। साथ ही इनकी 3 बेटियों समेत कई लोग घायल हो गए। जो हमारे गांव के लोग हैं वो इतने घबरा गए हैं कि ऐसा हालात बन रहे हैं कि लोग काफ़ी इसमें मतलब सहमे हुए हैं। गाड़ियाँ भी बंद हैं, रोड में आओ-जाई भी नहीं है, तो फायर भी, गोले भी आ रही हैं, तो इसलिए परेशान है, हर आदमी परेशान है आज बहुत ज़्यादा। फायरिंग सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुई। भारतीय जवानों ने भी इसका पुरजोर जवाब दिया। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी तरफ से जो रेस्क्यू टीम है और ग्राउंड पे हमारे हेल्थ या दूसरी जो मैन पावर और मिशनरी है दैट्स अवेलेबल, और कोई भी इवेंचुअलिटी अगर फर्दर होती है तो वी विल टेक इमीडिएट एक्शन एंड रेडिस एंड वी विल डील इट वेरी इफेक्टिवली। जून में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की 23 घटनाएं हुई। इनमें 3 जवानों समेत 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 12 घायल हुए। इस दौरान घुसपैठ की 2 कोशिशें भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुरहान वानी की बरसी पर अलगाववादियों की तरफ से कश्मीर बंद के ऐलान के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू रही और इंटरनेट सेवाएं भी बंद। वहीं कश्मीर के हालात को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी चलता रहा। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की। अलगाववादियों की तरफ से बंद के ऐलान के बाद सड़कें सूनी, बाजार बंद और यातायात ठप रहे। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बुरहान वानी के गृह शहर त्राल में कर्फ्यू लागू है, जबकि कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है।
खतरे की आशंका को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। बांदीपुरा सेक्टर में झड़प भी देखने को मिली, लेकिन सरकार के मुताबिक हालात काबू में हैं। वहाँ हालात ठीक है। अभी मैं डीजी साहब से बात हुई है, एक जगह थोड़ा फायरिंग हुई है, आर्मी के एक कैप्टन और 2 जवानों को थोड़े जख्मी हुए हैं, लेकिन बड़े सख्ती से हम निपट रहे हैं और लोग जो हैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इंटरनेट सेवा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है, जबकि स्कूलों में 10 दिन की छुट्टी है। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के बयान पर राजनीति जारी है। सोज ने कहा था कि बुरहान वानी को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए था। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। Is soft peddling a terrorist? It is unfortunate. It also shows the double speak of the Congress party, and the onus is on them to show that they are one with the government and with humanity in their voice of condemning terror and backing action against terror. कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक समस्या है, इसलिए इसमें सभी पक्षों से बातचीत करने की जरूरत है। और नौजवान मरने वाले हैं और हमारे फौजी भाई मरने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं। तो यदि आपको लहू बहाना हो तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वहीं ब्रिटेन में बुरहान वानी की बरसी के मौके पर होने वाली रैली को भी रद्द कर दिया गया है। भारत ने इस संबंध में विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने आयोजकों को दी गई इजाजत वापस ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड को लेकर चल रहा आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया। पुलिस फायरिंग में कथित तौर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर मिलने के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पहली बार सेना को उतारा गया। ये तस्वीरें हैं दार्जिलिंग की, जहां प्रदर्शन ने एक बार फिर हिंसक रूप इख्तियार कर लिया है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में आग लगा दी। वहीं दार्जिलिंग के सोनादा इलाके में पुलिस चौकी में भी आग लगा दी गई। ऐसी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। कहीं पर पुलिस की गाड़ी पलट दी गई है तो कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। असल में शुक्रवार रात एक प्रदर्शनकारी की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मारे जाने की खबर मिलने के बाद हालात उग्र हो गए। We condemn this incident of brutal police firing on an innocent and an unarmed Gorkhaland supporter. गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया कि मृतक तशी भूटिया उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था। मृतक के परिवार ने पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शनिवार सुबह से सैकड़ों लोग दार्जिलिंग में सड़कों पर जमा होकर इस फायरिंग का विरोध कर रहे हैं। कई दिनों के अंतराल के बाद इलाके में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 12 जून से आंदोलन शुरू होने के बाद से ही दार्जिलिंग में हालात अस्त व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोरखालैंड में बंद के चलते अब सिक्किम सरकार कोर्ट जाने की तैयारी में है। सिक्किम का आरोप है कि अलग गोरखालैंड को समर्थन देने के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने सिक्किम जाने वाली सामान की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। में बेमियादी बंद के 24वें दिन भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। हिंसक आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर शांति की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटती तब तक बातचीत नहीं होगी। I will appeal again to maintain the peace. Let us withdraw the band. Allow the people to take their food. Let us students to start their school, colleges, education all. Because negotiation is a part and process of the democratic system. So I'll be happy to talk. I have no problem. But let the peace first restore. बंगाल के हिंसाग्रस्त भदोरिया और बासिरहाट में धीरे धीरे अब हालात सामान्य हो रहे हैं। राज्य सरकार ने हिंसा की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है। इस बीच बीजेपी नेताओं ने आज हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जिले में किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान अब भी तैनात हैं। इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बादुरिया और बासिरहाट में हिंसा की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है। সুতরাং জুডিশিয়াল এনকোয়ারি হবে, আমরা খুঁজে বের করব কারা করেছে এবং যেই করে থাকুক অ্যাকশন খুব স্ট্রং হবে। সাধারণ মানুষকে আমি এখনো বলবো তাদের অভিনন্দন যে তারা এই প্ররোচনায় এখনো পা দেননি।
बीजेपी के 3 नेताओं की एक समिति शनिवार को कोलकाता पहुंची। ये टीम हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में भी रैली निकाली और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकार विफल हो चुकी है, उसको रिजाइन करना चाहिए। 356 धारा का हम यहाँ दावा करते हैं। लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं है, इसलिए हम धिक्कार जुलूस निकाले हैं। उत्तर 24 परगना जिले में सोमवार को आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद हिंसा शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने हेल्थ फॉर ऑल की घोषणा की है। इसके तहत निजी अस्पताल में फ्री सर्जरी के अलावा कई तरह की मुफ्त जांच का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कई निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी के लिए सरकारी अस्पताल 1 महीने से ज़्यादा का वक्त देता है तो मरीज का मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो सकेगा। इसके अतिरिक्त अब मरीज MRI और CT स्कैन जैसे महंगे रेडियोथेरेपी टेस्ट भी फ्री में करा सकेंगे। निजी अस्पतालों में हुए खर्च का पूरा खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। अगर उस अस्पताल के अंदर वो टेस्ट नहीं हो सकता किसी भी कारण से, मशीन नहीं है, मशीन काम नहीं कर रही है, मशीन में लंबी वेटिंग लिस्ट है, किसी भी कारण से, तो आप बाहर से इलाज करा लीजिए, प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा लीजिए, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। जुनैद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चलती ट्रेन में जुनैद को कथित तौर पर चाकू मारने वाला मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया कि आरोपी को महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ऐसा पुलिस का दावा है। आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने मुख्य आरोपी की सूचना देने वाले के लिए 2 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की थी। बीते सप्ताह पुलिस को CCTV फुटेज में अहम वीडियो मिला था जिसमें 3 लोग बाइक पर भाग रहे थे और इनमें इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस मामले में कोई गवाह सामने नहीं आया। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। इस साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में राज्य में अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में यहाँ मौसम के ऐसे ही बने रहने की आशंका है। असम में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। राज्य के 35 जिलों में से 17 जिले पानी में डूबे हैं। करीब 4.5 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। 20,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई। राज्य में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य सरकार ने 181 राहत शिविर बनाए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। मणिपुर में भी पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। बाढ़ और भूस्खलन से काफी दिक्कतें हो रही हैं। The present situation in Manipur in regards to flood is very impactful because all the areas, I can say whole Valley 5 district, that is mostly 75% are affected. उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन सामान्य नहीं है। गौला बैराज के सभी 6 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश हो रही है, ये दिन बाद बारिश कम है, लेकिन बारिश काफ़ी हुई है, नदी नाले उफान पर रहे और गोला में भी काफ़ी पानी आया था। कल 20,000 से ऊपर का पानी आया था। हमने पहले भी अलर्ट जारी किया था, अभी भी हमारा प्रशासन की ओर से अलर्ट यही है कि नदी नालों के पास न जाए भारी बारिश की दशा में, और जो असुरक्षित कमजोर प्रकृति के मकान हैं उसमें भी न रहें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। कई जगहों पर गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं। अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि आदमी जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है। हमारे घर के बच्चे जो है स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं। तमाम जरूरत की जो सामान है हम लोग नहीं ले पाते हैं और ये पानी 3-3, 4-4 दिन तक इसी तरह पड़ा रहता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में देश के उत्तर और पूर्वोत्तर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिक्किम सीमा पर तनातनी के बीच चीन ने भारत की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चीनी नागरिकों को यात्रा के दौरान सचेत रहने की सलाह दी गई है।
हालांकि चीन ने इसे यात्रा अलर्ट नहीं कहा है। पीटीआई से चीन के अधिकारियों ने यह साफ किया है। एडवाइजरी में चीनी नागरिकों को बताया गया है कि भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा हालात पर बारीकी से नजर रखें। इसे भारत में चीन के दूतावास से जारी किया गया है। साथ ही साथ गैर जरूरी यात्राओं से बचने को भी कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र में 120 से ज्यादा देश परमाणु हथियारों पर पाबंदी के लिए एकजुट हो गए हैं। परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए इन सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे परमाणु देशों के बहिष्कार के बावजूद इस पर हस्ताक्षर किया गया है। परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इस पहल का विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वाले 9 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।